पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत आज करेंगे हल्द्वानी की जो खबर लगातार जिसको हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से वहां पर इतनी ठिठुरती ठंड में लोग बाहर बैठे हैं, अपना घर बचाने के लिए बैठे हैं। 4,500 के आसपास घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अभी वहां पर बड़ी राहत दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें इस पे कही हैं, स्टे लगा दिया है, बुलडोजर के पहिए जो हैं उन्हें रोकने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। अब हल्द्वानी में करीब 4,000 घरों का जो तोड़फोड़ है वो अब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर फिलहाल रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट की रोक। रेलवे और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा गया है। 7 फरवरी को अगली इसकी तारीख रखी गई है सुनवाई के लिए और हर तरह का, कोई भी तरह का, चाहे वो विकास का काम हो या किसी का अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो पूरा भी नहीं हो सकता है। तो फिलहाल किसी भी तरह के निर्माण के इस पूरे क्षेत्र में रोक लगा दी गई है जहां जहां पर रेलवे कह रहा है कि उनकी संपत्ति है और लोगों को वहां से हटाने की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अहम बातें कही ये आपको बताते हैं। 7 दिन में जमीन खाली करने का फैसला सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मानवीय पहलू जो है उसको भी देखे सरकार। प्रोटोकॉल हल, प्रैक्टिकल जो है इसके हल निकालने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 साल से रह रहे लोगों के पुनर्वास की योजना बहुत जरूरी है। जो हो रहा है उसे हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते। लोगों के दस्तावेज जांचने के लिए एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। 50,000 लोगों को रातों रात यूं उजाड़ा नहीं जा सकता। रेलवे की जरूरत पहचानते हुए पुनर्वास की जरूरत यहां पर है। आपको समाधान ढूंढना होगा। इस मुद्दे पर एक मानवीय पहलू है जिसको आपको देखना होगा। आप जमीन लेकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके लिए एक ऑल्टरनेट इंतजाम, पुनर्वास का इंतजाम करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब सरकार ने इसके बाद, यानी कि मुख्यमंत्री जो है वो काफी बीजेपी इस पर सवालों के घेरे में थी। कहा जा रहा था कि इस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हल्द्वानी सीट को भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा नहीं था लोगों के लिए। ये काफी सारी क्रिटिसिज्म हो रही थी। तो उस पर अब पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है कि वो जमीन रेलवे की है। रेल विभाग का हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस है। कोर्ट के आदेश के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुष्कर सिंह धामी कहते नजर आए। लेकिन विपक्ष यानी कि हरीश रावत जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी भी इस पर कुछ अपनी बातें आगे रखी। उन्होंने कहा कि मानवीय मूल्यों की रक्षा की गई और तोड़फोड़ के लिए पुलिस भेजी गई थी। तोड़ने पर रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो सारी बात यह है कि हल्द्वानी के जो करीब 40-45 हजार लोग हैं, साथ ही साथ जो 4,500 घर हैं, जिसमें सरकारी इमारतें भी शामिल हैं, अभी फिलहाल एकाएक ताबड़तोड़ उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। रवीश रंजन शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हल्द्वानी से लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ आशीष भार्गव भी जुड़ रहे हैं, दिल्ली से आशीष जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये आज कोर्ट में दलीलें दी गई तो सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से क्या दलील थी और पक्ष में क्या दलीलें दी गई, लोगों के लिए क्या दलीलें दी गई? जी देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई वकील जरूर पेश हुए थे, डिप्टी एजी, लेकिन वो सिर्फ कार्रवाई देखने के लिए अपीयर हुए थे, तो उनकी तरफ से जवाब बाद में आएगा। लेकिन रेलवे की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी अपीयर हुई थी और उनका ये कहना था कि सारी की सारी ज़मीन रेलवे की है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये सब रातों रात नहीं हुआ है और इसको हटाने के आदेश जारी किए गए हैं और सबकी बात सुनी गई थी। बहुत दिनों से कोर्ट में मामला भी चल रहा था और अब आदेश हो गए हैं। और पुनर्वास की बात पर जब कोर्ट ने कहा कि आपके पास पुनर्वास की क्या योजना है, तो उनका ये कहना था कि इन लोगों ने कभी पुनर्वास की मांग नहीं की है, तो काफ़ी बड़ी बात है। उनका ये भी कहना था कि ज़मीन, इस बात पर राज्य सरकार भी सहमत है कि ज़मीन रेलवे की है और ये डिमार्केशन भी इसकी हुई थी। तो काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर वो कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इस बात को ज़्यादा तरजीह नहीं दी अंकित, और कोर्ट का ये कहना था कि
मानवीय एक पहलू होता है। ऐसे मामलों में इतने सारे लोग, हजारों लोगों को आप रातों रात नहीं उजाड़ सकते हैं। हाईकोर्ट ने जो 7 दिन का समय दिया वो बिल्कुल गलत था, वो सही नहीं था। 50 हजारों लोगों को जो 50-60 साल से जो दशकों से वहाँ पर रह रहे हैं, उनको एक झटके में इस तरह 7 दिन के अंदर जाने के लिए नहीं कह सकते। पुनर्वास की योजना कोई ना कोई ज़रूर होनी चाहिए और प्रैक्टिकल हल निकालने की बात है, क्योंकि देखिए बहुत सारे, और ये अदालत इसलिए कह रही है कि ये कोई समस्या ऐसी नहीं थी कि जिसमें आपने ज़मीन खाली करा दी और लोग इधर चले गए। आप सोचिए 50,000 लोगों के सर से अचानक छत चली जाएगी, वो कहाँ रहेंगे, उनका खाने पीने का जरिया क्या होगा, वो किस इलाके में रहेंगे, उनके पास शेल्टर के लिए क्या होगा, वो कहाँ सोएंगे, बच्चे भी होंगे। ये तमाम चीज़ें, ये प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं और यही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बताने की कोशिश की है कि ऐसे मामलों में जहां आम लोगों का मुद्दा हो, जहां लोगों के घरौंदे का मुद्दा हो, जहां लोगों के आशियाने का मुद्दा हो, तो कम से कम मानवीय संवेदना वहां पर दिखाई जानी चाहिए और प्रैक्टिकल हल इन चीज़ों का निकालना चाहिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक हल्द्वानी की नहीं है, ये देश भर के रेलवे लाइनों के पास समस्या है और ये ऐसे मामले कई सुप्रीम कोर्ट में पहले से पेंडिंग भी हैं। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। रवीश, आपके पास आते हैं। वहां पर लोगों ने राहत की सांस जरूर ली होगी, लेकिन मामला अभी सिर्फ 7 तारीख तक के लिए टला है, खत्म नहीं हुआ है। इस पर कम से कम उनकी ये उम्मीद होगी कि कुछ पेपर जरूर जांचे जाएंगे बुलडोजर चलाने से पहले। क्या कह रहे हैं जनता वहां पे? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि अगर आप हमारे पास आइए और हमारे पेपर को देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारे पेपर सही हैं तो फिर आप जो भी ऑफिशियल जो है खाना पूर्ति होती है उसको करके हमारा लीगल करिए। तो लोग तो यही कह रहे थे। और अंकित, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से पुनर्वास और इतने सारे लोगों को कैसे हटाया जाएगा, आखिर 60-70 साल में कैसे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, सरकारी बिल्डिंग कैसे बन गई, वही सारे सवाल आज भी सुप्रीम कोर्ट में उठे और कहीं ना कहीं राज्य सरकार इनका जवाब नहीं दे पाई। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भी कि भाई इस पूरी समस्या तो है, लेकिन इसका एक मानवीय पहलू भी है और उस मानवीय पहलू को देखना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊं कि जिस सड़क पर प्रदर्शन पिछले 10 दिनों से चल रहा था, आज सारे लोग इत्मीनान में हैं, राहत की उन्होंने फिलहाल सांस ली है और उनका कहना है कि जो भी आगे लड़ाई होगी कानूनी तौर पर उसको वो आगे लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से 20 दिसंबर को अचानक एक फैसला आया और उसमें ये कह दिया गया है कि 1 हफ्ते के भीतर आप अपना मकान खाली कर दीजिए, वो मकान खाली कर दीजिए जहाँ पर 60-70 साल से लोग रह रहे थे, तो उससे जो है वो बहुत ही बेचैनी और परेशानी लोगों के अंदर हो गई थी। तो आज एक राहत की सांस है। यही वजह है कि आज सड़कों पर सामान्य दिन के तरीके से, जिस तरीके से काम होता था, आज काम हो रहा है। उस तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। मैं बताऊं अंकित कि यहाँ 3 जगहों पर, एक जगह पर महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा था, एक जगह पर पुरुषों का प्रदर्शन चल रहा था, एक और 3 जगहों पर जो है 2 किलोमीटर के दायरे में 3 जगहों पर प्रदर्शन चल रहा था और तीनों ही जगहों पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए थे। इस कड़ाके की ठंड में लोगों ने यहाँ तक कहा कि वो एक टाइम का खाना, मतलब खाना निवाला अंदर जाना मुश्किल था जब से ये फैसला आया था। तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ऐसा सिस्टम जरूर बनाया जाएगा जिससे आगे भी इस तरीके की परेशानी न होगी लोगों के साथ। रवीश, लेकिन क्या कहीं ना कहीं सरकार को लेकर कुछ नाराजगी भी है? क्योंकि अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आके कहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। उन्होंने कहा देखिए हमारी जमीन नहीं है, रेलवे की जमीन है, उनको इस पर केस लड़ना है, उनको तय करना है। जी बिल्कुल अंकित, क्योंकि क्या है, हल्द्वानी में जो मेयर हैं यहाँ के वो बीजेपी के हैं। लोगों का ये कहना था कि एक बार भी, क्योंकि वो मेयर हैं, उनका काम है लोगों की समस्याओं को देखना, उन्होंने कहा कि एक बार भी यहाँ पर मेयर उनके इलाके में नहीं आए, कोई नेता बड़ा नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया कि आखिर कौन सी समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं और इसमें आगे क्या हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी नाराजगी सरकार को लेकर है। और दूसरी बात यह है कि 50,000 से ज्यादा लोग जब घर तोड़े जा रहे हों, तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे न मिलने आ रहा हो, पुनर्वास की कोई कोशिश न हुई हो, तो इस तरीके से लोगों का कहना है कि बिल्कुल उनको अकेला छोड़ दिया गया था और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। तो नाराजगी जरूर है सरकार के खिलाफ में। और नैनीताल में अंकित 6 सीटें हैं, जिसमें से यही एक सीट है जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था, तो इसके एक राजनीतिक पहलू भी हैं।
बिल्कुल राजनीतिक चश्मे से भी इसको देखा जा रहा है। क्या इसी वजह सरकार उदासीन नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, हल्द्वानी के लोगों को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थोड़ा सा इसको चर्चा को और बढ़ाते हैं कि क्या इसमें आगे हो सकता है, क्या कोई राजनीतिक हल निकालने की कोशिश सरकार कुछ करेगी, कुछ सरकार की तरफ से क्या इस पर कोई पहल होनी चाहिए? हमारे साथ शादाब शम्स साहब जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में, और हमारे साथ इस वक्त सुजाता पॉल जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शम्स साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी भी आके बात दोहराई कि देखिए हमारा कोई मतलब नहीं है, रेलवे की जमीन है ये, और कोर्ट कह रहा है कि इसका मानवीय पहलू से कुछ ना कुछ हल निकालिए। तो सरकार मूड में है हल निकालने के लिए, या फिर इंतजार करा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ इंस्ट्रक्शन दे, उसके बाद ही हम हाथ पैर चलाएंगे? देखिए अंकित, मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्ष ने एक माहौल गरमाया, क्योंकि विपक्ष का काम राजनीतिक रोटियां सेकने का होता है, वो हमारा विपक्ष बहुत ईमानदारी से कर रहा है। ये लड़ाई राज्य सरकार वर्सेस हल्द्वानी के लोगों की नहीं थी, ये लड़ाई रेलवे वर्सेस उन लोगों की थी जो वहां पे रह रहे हैं और जो बनपुरा के लोग हैं। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इनसे पूछिए सर्वे किसने कराया इस लैंड का? वो तो कांग्रेस की सरकार थी जब इस लैंड का सर्वे हुआ, जब इन्होंने कहा कि यहाँ पर 4400 कुछ मकान अवैध रूप से बने गए हैं। ये किसकी सरकार में रिपोर्ट आई? कांग्रेस की सरकार की रिपोर्ट है। अब आप जब उनको अवैध मान रहे हैं, और उन अवैध कब्जे कराने वाला कौन रहा? अगर आपने वहां अवैध कब्जे कराए, आपकी सरकार रही 13 से 17 तक, आपको उसका हल निकाल लेना चाहिए था, बेहतर होता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस केवल राजनीति करती है और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक समाज विशेष को गुमराह करने का काम करती है, और आज भी मुझे बड़ा शर्म आ रही है कहते हुए कांग्रेस के ऊपर कि आज भी वो सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं कि हल कैसे निकले। सर, लेकिन सरकार आपकी है तो कांग्रेस क्या हल निकालेगी? 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, 12 साल करीब करीब आपकी सरकार रही है, तो आपने क्या हल निकाला उसका, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बिल्कुल अंकित, मैं आप थोड़ी सी हिम्मत रखिएगा जवाब लेने की, मैं आपको कोशिश करूंगा उत्तर देने का। जी, मैंने कहा कि हम बहुत ईमानदारी के साथ ये बात हमने बोला कि माननीय न्यायालय का वर्डिक्ट आने दीजिए, हम बैठ के बात करेंगे। आज न्यायालय ने कहा कि उसकी पैमाइश सही से करा दी जाए, तो आज के राज्य सरकार की आवश्यकता नहीं है जिस मंच पे खड़े होके बेवजह आप राज्य सरकार को कोसना शुरू कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी है, बलि का बकरा बना रहे हैं जनता को और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जब राज्य सरकार ने, कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका एक मानवीय पहलू है, राज्य सरकार को रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, तो राज्य सरकार ने कुछ सोचा है या राज्य सरकार इंतजार कर रही है कि कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चला ले? अंकित, हमारी पूरी सिंपैथी उन लोगों के साथ है, हमने भी उन मासूम बच्चों का दर्द देखा है, वो इस ठंड में कहां जाएंगे, हम सब लोग इसके लिए चिंतित थे। लेकिन हमने कहा ये हमारा विषय नहीं था, ये रेलवे मिनिस्ट्री का और ये जो वहां के लोग हैं उनका विषय था, और हमने इस दोनों विषय में, मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं उत्तराखंड का। सर, अगर रेलवे का भी था तो जब हाईकोर्ट में ये मामला गया था, जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो क्यों नहीं सरकार ने जाके कहा कि देखिए रेलवे और उनका मामला है, लेकिन हम इन लोगों की रिहैबिलिटेशन का कुछ इंतजाम कर रहे हैं, लोगों को इस तरह से मत उजाड़िए। आपकी सरकार तो चुपचाप बैठ गई वहां जाके। मैं अंकित यही बता रहा हूं, आपको कोशिश कर रहा हूं, आप 2 मिनट का समय दीजिएगा, शायद मैं आपको समझा सकूं। मैंने कहा मैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड हूं उत्तराखंड, और 18 प्रॉपर्टी हमारी है वक्फ बोर्ड की, जिसमें हमने वहां मैनेजमेंट कमेटीज बनाई हुई हैं, और इसलिए CWC के पास जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें हम वहां पे गए, और वहां पे हमने कहा, हमने अपने लॉयर स्टैंड किए कि हमें क्या निर्णय लेना है। हम मुसलमानों को अपनी जमीन नहीं लेने दे रहे हैं, उनके अवैध कब्जे नहीं छोड़ रहे, तो क्या हम रेलवे को जाने देते? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम राजनीति नहीं कर रहे थे, हमारा मत केवल ये था। सुजाता पॉल जी, सरकार राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस इसमें मौका ढूंढ रही है राजनीति का। यस अंकित जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि ये देश एक कल्याणकारी राज्य है, ये हमारा संविधान बताता है। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति कोई करता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और शादाब शम्स ये बता दे कि क्या ये एक संवैधानिक पद पर है या नहीं है। अगर संवैधानिक पद पर है तो भाजपा के प्रवक्ता की तरह आके क्यों बोल रहे हैं, ये मेरा इनसे पहला सवाल। दूसरा सवाल है, आप ही के सिस्टर चैनल पर अभी बैठकर कुछ देर पहले इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए, 11 पिटीशन दाखिल हुई, उसमें से एक भी पिटीशन अगर इनकी है उसका नंबर इन्हें जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि राज्य की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है। अब जहां तक बात है हमारे लोगों की, तो आज सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां आई हैं इस पर बात करना
जरूरी है, क्योंकि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिलीफ दिया है और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ध्रुवीकरण करने का काम ये पार्टी जो कर रही है वो ये भी बता दे कि वहां पे हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे थे आप, क्यों महावीर चौहान आप ही के वो क्या प्रवक्ता है या कुछ है ना, जिन्होंने ये कहा था हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, क्यों कहा था, उन्हें निकाल दिया अपनी पार्टी से। ठीक है मैडम, लेकिन ये बताइए कि 10 साल सरकार तो आपकी भी रही, 22 साल में आपने क्यों नहीं उसका कुछ हल निकाल लिया? ये मुद्दा आज का तो है नहीं, 2007 में 2058 से वैसे मामला चला आ रहा है, 2007 में भी इसके अंदर कोर्ट के अंदर लोग गए, 2013 के अंदर एक नई पिटीशन दायर हुई, तो सरकार ने क्या, कांग्रेस सरकार ने कुछ हल निकालने की पहल करी, कोशिश की? बिल्कुल अंकित जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है, चेहरा है कि ये बातों को छुपाती है। 2016 में एक कानून आया था, एक विधेयक पारित हुआ था, और वो विधेयक क्या था, जब माननीय उच्च न्यायालय ने बस्तियों को उजाड़ने का एक निर्णय दे दिया था, क्योंकि उनके सामने जो तथ्य आएंगे वो तो उसी के ऊपर जाएंगे ना, आज भी वो उसी तथ्य पे गए और माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसको आज पलट दिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने। मानवीय पक्ष को बहुत पलटा नहीं है, स्टे लगाया है, 7 तारीख को इसकी दोबारा हियरिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी के लिए मैं कह रही हूँ। लेकिन अंकित जी, आपको याद कराना चाहती हूँ और शादाब शम्स जी को भी, कि 2016 में विधेयक पारित हुआ था और वहां पे रुद्रपुर में भी 34,000 घरों के लिए उनका जो फाउंडेशन स्टोन है उसको ले करने के लिए एक पूरी स्कीम बनी थी या नहीं बनी थी, और जब वो ऑर्डिनेंस ही आया था तब भी भाजपा ने उसका समर्थन किया था। कांग्रेस शम्स साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज ये बात कही है कि इसका एक मानवीय आधार है, इतने सारे लोगों को, 50,000 लोगों को इतनी कड़ाके की ठंड में एकदम आप ये कहकर कि 7 दिन में उनके सर के ऊपर से आप घर हटा देंगे, छत हटा देंगे, ये ठीक नहीं है। तो क्या अब सरकार कम से कम 7 तारीख को जब जाएगी तो कुछ प्लान लेकर जाएगी, या अभी भी इसमें इंतजार किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट पहले अपनी पूरी कार्रवाई कर ले फिर हम सोचेंगे? अंकित भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने इस कोर्ट के वर्डिक्ट का सम्मान किया है। हमने कहा है हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि हमने कहा हमने भी उन बच्चों को देखा है, उस ठंड में कहां जाएंगे, हमारे बच्चे हो, मेरे उत्तराखंड के बच्चे हैं। सर, कोई मंत्री नहीं गया आपका, कोई और बड़ा सीनियर नेता नहीं गया वहां लोगों से मिलने के लिए? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, राजनीति हमने नहीं करनी थी, हमें राजनीति नहीं करनी थी, हमने काम। सुजाता जी ने अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिएगा, एक एक करके बात करें, बेहतर रहेगा जी। हमने कहा हमें राजनीति नहीं करनी थी, हमें लोगों की मदद करनी थी, और इसलिए मैंने कहा कि हम CWC गए, यानी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अरे सर, वो तो आप गए, मैं सरकार की तरफ से पूछ रहा हूं। आपने कहा कि हमें लोगों की मदद करनी है। सरकार का जो राज्य की सरकार होती है उसके लिए तो चाहे कोई कहीं पर उसको वोट दे या ना दे उस पार्टी को, चाहे वो बाशिंदा वहां पर उनका विधायक जीते ना जीते, सरकार की जिम्मेदारी तो सबके लिए बनती है। तो कोई उनसे ये कहने गया कि परेशान मत हो, सड़क पे मत आओ, हम तुम्हारे लिए कुछ करने वाले हैं? अंकित भाई, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष वहां रहते हैं, हम रेगुलर टच में थे, और शादाब शम्स वक्फ बोर्ड का चेयरमैन पर्सनल नहीं है, ये सरकार द्वारा नामित किया गया। मेरे तो आप गए थे क्या वहां मिलने के लिए? मेरे मुख्यमंत्री ने मुझसे बात की, मैं ऑनलाइन, जो 5 लॉयर हमारे एडवोकेट जावेद करके वहां पे हमारे लॉयर हैं जो वक्फ के मामले को दिल्ली लेके गए, जो 5 लोग हमारे मुतवल्ली वक्फ के जो दिल्ली गए सुप्रीम कोर्ट, और मैंने कहा, हमें कहा गया स्ट्रैटेजी के तहत हमने तय किया कि पहले इसका निर्णय आने दीजिए, फिर वक्फ बोर्ड रेडी खड़ा है एकदम अपनी तैयारी के साथ। तो ये कम से कम कांग्रेस हमें, आप तो वेट कर रहे थे कि ये अभी तो कल इसके अंदर कार्रवाई होने वाली थी, बुलडोजर चलने वाले थे, तो आप तो संडे तक का वेट कर रहे थे। एक जजमेंट अरे चलने वाला था, सुप्रीम कोर्ट आप गए थे क्या? सुप्रीम कोर्ट आपकी तरफ से तो कोई गया नहीं था। कौन गया सुप्रीम कोर्ट? यही बता रहा हूं आपको, मैं यही समझा रहा हूं कि वक्फ के जो हमारे मुतवल्ली होते हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है नीचे की, जो कि 18 की संख्या में है, वो सारे के सारे CWC पहुंचे। आज ये जो 11 पिटीशंस पर हियरिंग हुई, इसमें से कौन सी पिटीशन आपकी थी? हमारी पिटीशन नहीं थी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप इंतजार कर रहे थे कि पहले बुलडोजर चल जाए फिर जाएंगे। भाई अंकित जी, मैं यही समझा रहा हूं ना, हमें कहा गया, वक्फ बोर्ड को कहा गया कि अभी आप रुकिए, क्योंकि इसकी हियरिंग होने दीजिए, इसके बाद सेकंड ऑप्शन प्लान बी हम थे। आप प्लान बी थे? यस, हम इसलिए सरकार वहां पर पुलिस और पैरामिलिट्री लगाकर मुनादी करा रही है, सरकार ये मार्क कर रही है कौन सा घर कैसे तोड़ा जाएगा, और आप कह रहे हैं कि हम लोग प्लान बी थे, टूटने के बाद प्लान बी का क्या करते थे? बता रहा हूं,
हम वक्त, आप सुनिए ना अंकित भाई, इतना बता दीजिए, मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं, हम मुसलमानों को वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं लेने दे रहे हैं, तो क्या हम रेलवे को लेने देंगे? क्या रेलवे वक्फ बोर्ड की जमीन ले लेगा क्या? और जो बाकी और जो हिंदू है वहां के, वो कहां जाते फिर? अरे हम हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहे। आप खुद कह रहे हैं मुसलमानों की जमीन, मैं वक्फ का हूं, फिर अपनी बात में खुद ही उलझ रहे हैं आप। अपनी बात कही, मैंने अपने बोर्ड की बात कही, मैं अपने बोर्ड की बात कर रहा हूं। मेरी भावनाओं को समझिए। हमने कहा सर, भावनाओं को समझने से लोगों के सर की जो जमीन है वो बचती नहीं, उनके सर की छत नहीं बचती सुजाता जी। लेकिन ये जो पूरी राजनीति का खेल हो रहा है, ये जो जिस तरीके से सरकार के ऊपर आप आरोप लगा देते हैं कि देखिए उन्होंने कुछ नहीं करा, 2016 में हमने वहां पर ऐसा कर दिया था, ये तो बड़ा पुराना मामला है सुजाता जी, इसको तो अब तक हल कर देना चाहिए था। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इसका कुछ हल लेके सरकार के पास जाती कि देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है, हम आपको ये सलाह देना चाहते हैं, आप इस पर कर दिए कुछ अमल कीजिए। अंकित जी, ये प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार है और जिनकी बात करें ना, युवा मुख्यमंत्री, अभी आप जोशीमठ की डिबेट भी कुछ दिन में करने वाले हैं, उसमें हम तो आज ही करेंगे मैडम, हम तो लोगों से जुड़ी हुई हर समस्या पे रोज उठाते हैं, आज भी बात पे बात करेंगे। सुनिए ना अंकित जी, उसमें जो विधायक गण हैं वो गए मिलने के लिए, उन्हें 45 सेकंड के लिए मुलाकात करी पुष्कर सिंह धामी जी ने, तो यहाँ तो बहुत बुरे हाल है, हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला, ये किसी की सुनने को तैयार नहीं। अभी इन्होंने जो बातें कही, आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपने कहीं सुना किसी भी कांग्रेस नेता को कहीं पे भी पोलराइजेशन की राजनीति को आगे बढ़ने दिया? नहीं बढ़ने दिया। हमारे तमाम आपने कहा नहीं समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं कहा आप लोगों ने? बिल्कुल सुनिए तो सही। शम्स भाई सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, अब आपने बीच में बोल दिया है तो उनका जवाब सुन लीजिए। देखिए, शादाब शम्स की एक बात का मैं जरूर जवाब देना चाहती हूँ कि ये बता दे कि ये आज संवैधानिक पद पे हैं या भाजपा के प्रवक्ता। दूसरी बात, महावीर चौहान बार बार कह रहे थे डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, जबकि आप जानते हैं अंकित जी कि वहां पे 25 से 30% तो हिंदू लोग थे, इसलिए हिंदू मुसलमान नहीं, ये कल्याणकारी राज्य। लेकिन सुजाता जी, जब आपकी सरकारें थी, कंस्ट्रक्शन तो वहां पर तब भी हो रहे थे, इलीगल कंस्ट्रक्शन और भी बढ़ाए जा रहे थे, सरकार भी उस जमीन पर अपनी अपनी चीजें बनाई जा रही थी, तो तब क्यों नहीं सरकार ने रोकने की कोशिश की? क्यों जो लोग पहले बसे हैं उन्हें बढ़ने दिया गया? अंकित जी, इसको आप इलीगल नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा है। और मैं आपको याद हाई कोर्ट ने इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, उन्होंने डिसीजन को पलटा नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तब तक ये इलीगल ही कहा जाएगा मैडम, टेक्निकली। अंकित जी, इनकी सरकार शम्स भाई रुक जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। कुछ घर इलीगल है, शम्स भाई उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। इनकी सरकार, शम्स भाई उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपने बोल लिया, उनको सुन लीजिए उनकी बात। कैसी बातें कर रहे हैं, बात नहीं करनी आती आपको? शादाब शम्स जी अभी आपके सामने कह चुके हैं कि 18 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है, तो अब ये 18 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को इलीगल बता रहे हैं, और 29 एकड़ 2016 के शपथ पत्र में मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा, मेरा लीगल है, मैं कैसे इलीगल कहूंगा अपने वक्त को? ये जो अब तो सुप्रीम कोर्ट इसमें आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको मानवीय आधार पर सोचने की आवश्यकता है, राजनीति इस पर होती रहेगी, बहुत सारों के लोगों की जिंदगी इससे प्रभावित होने वाली है, कोई भी किसी भी तरह के सरकारी जमीन पर इलीगल इंक्रोचमेंट का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन इसमें सवाल कई सारे हैं, जो सुजाता जी भी कह रही थी, 2016 तक वो 29 एकड़ थी, अब 78 एकड़ हो गई। इन सब सवालों के लोगों के पेपर्स की दोबारा जांच हो, एक बार ढंग से इसको समझा जाए और मानवीय आधार पर देखा जाए कि लोगों को कहां उनका पुनर्वास करा जा सकता है, क्योंकि कई लोग इसमें ऐसे हैं जो 90-90 साल से जमीन पर रह रहे हैं। रेलवे की अपनी आवश्यकताएं हैं, सरकार को भी इसमें अपने लोगों के साथ खड़े होते दिखाई देना कम से कम चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, और जैसे कि जो हम कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता जी वो जोशीमठ की बात कर रही थी, जोशीमठ की ही खबर आपको दिखाएंगे इसके बाद। वहां पर भी उत्तराखंड में बिल्कुल एक अनहोनी त्रासदी जैसी हालात तैयार हो रहे हैं। सरकार कितनी इसके लिए तैयार है, सरकार कितनी चेती हुई है, इन सब सवालों के जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वहीं उत्तराखंड में ही जोशीमठ के इलाके में मकानों, खेतों और कई और जगह पर दरारें आ गई हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। कई घरों में इस तरह की दरारें देखी गई हैं। करीब 500 से ज्यादा परिवार बताया जा रहा है कि प्रभावित हैं। आज IIT रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट और आपदा प्रबंधन की टीमें जोशीमठ में पहुंचकर वहां पर 3 दिन तक कैंप करेंगी और समझने की कोशिश करेंगी कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि यह परेशानी इस इलाके में 1 साल से लगातार चल रही है। कई इलाकों में, कई गांव में यहां पर
इस तरह की दरारें देखी जा रही हैं और जमीन धंसने की भी शिकायतें की जा रही हैं लगातार। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग को मुख्य सचिव को आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहां का टीम जो है सर्वे का काम करे, सर्वेक्षण करे, दौरा करे और जो भी जरूरत होती है वो करे और तत्पश्चात मैं भी वहां जाऊंगा। मैं सीधे इस पर और चर्चा करने के लिए आपको ले चलता हूं डॉक्टर डीपी डोभाल के पास। सीनियर साइंटिस्ट हैं, भूवैज्ञानिक हैं, ये समझने के लिए कि ऐसा वहां पर क्यों हो रहा है। विमलेंदु झा पर्यावरणविद हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर डोभाल, मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहता हूं कि आपको प्राइमा फेसाई कारण क्या समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये एकाएक घटना नहीं हो रही। पिछले 1 साल से लगातार देखा जा रहा है कि जोशीमठ के इलाके में कई घरों में दरारें आ रही हैं, जो खेत हैं वहां पर भी इस तरह से जमीन धंसने की शिकायत हो रही है और कई जगह पर तो हाई टेंशन वायर के जो पोल लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं, वो भी झुक गए। एक्चुअली अगर जोशीमठ को देखा जाए, जोशीमठ जो है जो एक छोटी सी सिटी है, एक छोटा सा शहर है जो शंकराचार्य ने बसाया था आज से 400-500 साल पहले। वो एक ग्लेशियर मेटल में बसा हुआ है, जिसको हम मोरलिक डिपोजिट बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी वहाँ पर ग्लेशियर रहा, ग्लेशियर द्वारा जो मलबा लाया गया उस पर जोशीमठ बसा हुआ है। तो और वो स्लोप बैठा हुआ है। तो पहले क्या होता था कि जोशीमठ में जो भी घर थे, छोटे छोटे घर थे और आपका जो है ज्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं था, तो वो उस बार को फैन कर लेता था। और ये जो क्रैक बनना, दसाव आना, ये जोशीमठ में आज की प्रक्रिया है, ये बहुत सालों से चली आ रही है। पर वो पहले महसूस नहीं होती थी, वो ज्यादा विजिबल नहीं होते थे, लोग उसको ज्यादा केयर नहीं करते थे क्योंकि बस्ती कम थी। अब जैसे जैसे जोशीमठ डेवलपमेंट हो रहा है, बस्तियां बढ़ रही हैं, आज जोशीमठ जो है नीचे मारवाड़ी से लेकर के औली तक पहुंच गया है। इतना बड़ा सिस्टम वहाँ पर जो है बन चुका है। उसके ऊपर जो है कई चीजें, जो एक्टिविटी जो आपकी वहाँ पर चल रही है, जिससे जो है जो छोटे छोटे क्रैक्स थे, जो छोटे पानी के रिसाव था, उसमें काफी डिस्टर्बेंसेस हो गई है। बेयरिंग पावर जो कैपेसिटी होती है, बेयरिंग कैपेसिटी होती है उस बेस की, उसको सहन नहीं कर पा रहा है, वो स्लो पाया है, धीरे धीरे नीचे को धस रहा है। और दूसरी चीज यह है कि जो यहाँ पर जो मैं समझता हूँ, जो आज 2 साल से जो है जो इसमें जो तेजी आई, उसका मेन कारण जो है 2021 का जो आपका जो एक आपदा आई थी, जो एक बाढ़ आई थी, उससे जो है नीचे तो कटिंग पे हिट कर दिया इसके बेस को। तो विमलेंदु, क्या ये माना जाए कि जो इस तरह की ये जो, जैसे पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये सिचुएशन पहले ही बनती थी क्योंकि ज्यादा डेवलपमेंट वहां था नहीं, ज्यादा लोग वहां थे नहीं, तो इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं होती थी। तो क्या 2013 की आपदा से उत्तराखंड ने कुछ सीखा नहीं है? और उत्तराखंड में जो बार बार ये एक डिस्कशन और डिबेट हो रही है कि डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी का बैलेंस जो करने की जो पूरी बातचीत होती है, पर्यावरण के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात होती है, क्या उससे सरकार में अभी तक उसकी तरफ सरकार की कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ती है? जी अंकित, आपकी बात एकदम सही है कि अगर हम देखते हैं कि एक रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए, विकास के विरुद्ध कोई बात नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसको आप रियल एस्टेट नहीं मान सकते, एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है पूरा का पूरा हिमालय। और हम देखते हैं कि किस तरह से हमें सड़कों की आवश्यकता है, लेकिन कैसी सड़क हो और कितनी सड़कें हों। अगर आप देखें तो लगभग 65 से 66 लगभग टनल्स की खुदाई वहां पे हो रही है, जिसमें से 16 टनल्स बन चुके हैं। हम डैम्स के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम स्मूथ रोड, 4 धाम यात्रा की बात करें तो ये सारे चीज कागज पे तो अच्छा लगता है कि हाँ एक स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, एक मोबिलिटी का नेटवर्क हो, एक आर्म्ड फोर्सेस से लेके सिविलियंस तक को सबको एक एक्सेस मिले, टूरिस्ट को एक्सेस मिले। लेकिन उसका खामियाजा जो हम उसकी इकोलॉजी के पास उतनी कैपेसिटी है क्या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, और इसलिए उसका रिस्क असेसमेंट क्या है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश के तरह देखती है, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो रिस्क है और उसके बहुत सारे साइंस एंड फेनोमेना जो है दिखता आ रहा है। 2013 के बाद क्या इस तरह का किसी डेवलपमेंट से पहले कोई
रिस्क असेसमेंट जो आप बता रहे हैं, या सस्टेनेबिलिटी का कोई मैपिंग होती है कि ये इलाका इसके लिए ठीक है या नहीं है, या सरकार बहुत अपने सारी हिसाब से पहले studies- शुरू कर देती है काम और उसके बाद फिर सोचा जाता है कि अब क्या करा जाए? जी अंकित, कागज पे तो ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एक इकोसिस्टम है और हमें सबका एक रिस्क असेसमेंट बहुत ही आवश्यक है। तो कागजी तौर पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे एकेडमिक बॉडीज और रिसर्चर्स ने कहा है कि हम कैसे बैलेंस करें, लेकिन हम इस होड़ में, इस जिद में पूरे के पूरे इकोलॉजी को तोड़े जा रहे हैं और उसका दुष्परिणाम जो है, हम हर साल सिर्फ 2013 की आपदा की बात नहीं है, अगर आप 2013 के बाद से 2012 अभी 9 साल में देखें तो हर साल कोई ना कोई आपदा, इन द सेंस क्लाइमेट चेंज के लेंस से अगर आप देखें तो ऑलरेडी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। हम क्लाउड बर्स्ट जैसे एक्सट्रीम इवेंट्स की बात भी नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि एक दिनचर्या के तौर पे, एक डेली बेसिस पे एक पूरा का पूरा शहर जो है वो डूब रहा है। क्यों? ताकि हम चौड़ी सड़क, चौड़ा टनल और रेल नेटवर्क वगैरह बना पाए। उसका क्या उपाय है कि अगर हिमालय ही ना हो, वहां के लोग ही ना हो, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई औचित्य ही नहीं बनता। डॉक्टर डोभाल, क्या ये जो दरारें हमें दिखाई पड़ रही हैं, क्या इससे ये अंदाजा लगाना उचित होगा कि कोई आगे आने वाली बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है, अगर अभी भी हम नहीं समझे तो? जी बिल्कुल सही बात करें, क्योंकि जोशीमठ जो एरिया जो है अब बहुत ही काफी फिजाइल हो चुका है, क्योंकि पूरा जो है मास जो है एक कह सकते हैं मोबिलाइज हो चुका है। वो जो आपने देखा होगा कि मकानें टिल्ट हो रही हैं, दरारें पड़ रही है और नीचे पानी भी आ रहा है, क्योंकि जो ऊपर का पानी था, जो पानी रिश्ता है नीचे को, ऊपर को आ रहा है वो पानी। तो इसमें एक मतलब यह है कि बहुत जरूरी हुई है, हमें उसके जो एक पर्टिकुलर सर्वे करनी चाहिए, हमें उसे देखना चाहिए कि इसके जो मास है, मास की थिकनेस कितनी है, कहाँ हमें रॉक बेड इंस्टीट्यूट रॉक मिलती है, क्या इसमें आगे हो सकता है, इसकी सर्वे करना बहुत जरूरी है। ये केवल ये बोलना कि क्रैक पड़ रहे हैं और ये गवर्नमेंट कुछ कर रही है या हम कुछ कर रहे हैं, ये बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको जोशीमठ को बचाना है तो उसके लिए एक मिनिमम प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी है, साइंटिफिक प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी है। सर, ऐसे क्या उपाय अभी लिए जा सकते हैं? मतलब क्या आगे आने वाले कंस्ट्रक्शन पे कुछ रोक लगाई जाए? क्या वहां पर क्या अभी एक्टिविटी इमीडिएटली ऐसी की जा सकती है जिससे कि एकदम ऐसा ना हो कि कल घर गिरने शुरू हो जाए वहां? देखो, अभी इमीडिएट तो है कि पहले आपको उनको बचाव करना की बात है। जो आपके काम हो रहे हैं वो तो हो चुका, जो जिस डेवलपमेंट का उसमें जैसे टनल का काम बहुत चल रहा था, आप लूज मेटल के लिए टनल ले जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आज से कुछ साल पहले जो है जोशीमठ जो टनल बन रही थी उसमें एक पंचर कट गया था, जिससे पूरा पानी को जो है बाहर निकाल चुका है। उसका भी मुझे लगता है इसका भी एक प्रभाव पड़ा हुआ है जोशीमठ में, जो क्रैक ज्यादा डेवलपमेंट हुए। तो इससे इमीडिएट ये है कि हमें उसमें एक सीरियसनेस लेकर के उसकी पूरी छानबीन करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें कहाँ इसको डायग्नोस कर सकते हैं, हम इसको एक्चुअल प्रभाव क्या है। सरकार को ये बातें बहुत सीरियसली सुननी चाहिए, जो दोनों हमारे विशेषज्ञ इसमें बता रहे हैं कि आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ सोचना पड़ेगा। सिर्फ ब्लास्ट करके, टनलिंग करके अगर चौड़ी सड़कों से ज्यादा लोगों को इस इलाके में आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ और चार धाम की यात्रा कर पाएं, उसका दुष्परिणाम क्या पड़ रहा है उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना जरूर पड़ेगा, वरना इस तरह की समस्याएं आगे और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए एनडीटीवी पर। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। दिल्ली की जो खबर है उसके बारे में क्या अपडेट इस वक्त आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए एनडीटीवी के साथ। चलिए, दिल्ली के कंझावला इलाके में जो दर्दनाक घटना हुई थी, जिसमें एक लड़की को टक्कर मारने के बाद 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था गाड़ी से, जिससे उसकी मौत हो गई। उस मामले में जो आरोपी हैं उनको आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपियों को अब 4 दिन की पुलिस रिमांड में और भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड की मांग की थी। इस पे जुड़ी हुई ये ताजा खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 4 दिन के लिए आरोपी और पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे और उनसे पूछताछ करने का पुलिस को मौका मिलेगा। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पुलिस ने कुछ अहम बातें कही हैं कि 2 और आरोपी इसमें थे, शायद इसी वजह से 4 दिन की रिमांड उनको और मिल गई है कि पता लगाया जा सके कौन कौन कहां पर है जो अभी तक फरार है, जो गिरफ्त से बाहर है।
बिल्कुल, देखिए अंकित, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने ये कहा कोर्ट में कि लगभग 13 किलोमीटर रूट है और अभी भी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो अभी जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो वो खोज रहे हैं, जो कि अहम सबूत हो सकते हैं इस पूरे मामले में। दूसरी बात है कि 2 नए आरोपियों की बात आज पुलिस ने कोर्ट को भी बताई और हमें भी बताई है। जो 2 नए आरोपी हैं उसमें एक आशुतोष है जो कि उस बलेनो कार का मालिक था। अब उसको आरोपी क्यों बनाया गया है? उसके साथ में एक और अक्यूज है, उसका नाम है अंकुश खन्ना। इन दोनों को आरोपी बनाया गया है। जो अंकुश खन्ना है वो आरोपी अमित खन्ना का भाई है। गाड़ी अमित खन्ना चला रहा था अंकित। अब तक ये बताया गया कि दीपक खन्ना चला रहा था, पर गाड़ी चला रहा था अमित खन्ना, पर अमित खन्ना के पास लाइसेंस था नहीं। तो इन्होंने, अंकुश और आशुतोष ने कहा कि देखो अमित खन्ना के पास लाइसेंस नहीं है, हम लोग फंस जाएंगे, तो दीपक खन्ना के पास लाइसेंस है, हम पुलिस को बताएंगे कि दीपक खन्ना गाड़ी चला रहा था। तो जब पूछताछ हुई तो पता चला कि अमित खन्ना गाड़ी चला रहे थे, इसलिए अंकुश खन्ना और आशुतोष खन्ना को भी एफआईआर में एक्यूज बनाया गया है और 2 नई धाराएं इस एफआईआर में ऐड की गई हैं। 120B जो कि है आपराधिक साजिश की धारा और दूसरी धारा है 201 एविडेंस नष्ट करने की धारा। तो ये 2 धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। जब ये पूरा मामला सामने आया तो सिर्फ 2 धाराएं लगाई गई थी, 279 और 304A, जिसमें थाने से ही बेल मिल जाती है। तो उसके बाद इसमें 304 बढ़ाई गई, जिसमें गैर इरादतन हत्या की धारा है ये। इस वजह से अब तक ये कस्टडी भी मिली एक्यूज को। कोर्ट में एक्यूज के भी लॉयर थे। दीपक मित्तल के लॉयर ने कहा कि पुलिस इस मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है कि 279 और 304A की धारा के तहत मुकदमा बनता है, यानी रैश लापरवाही से गाड़ी चलाने का पूरा मामला है। और अब इसमें जानबूझ के पुलिस 304 जो कि गैर इरादतन हत्या का मामला ऐड कर रही है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा ऐड कर रही है। पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की कस्टडी, पर पुलिस को मिली है 4 दिन की कस्टडी। और एक और बहुत अहम बात है अंकित कि लगातार सवाल यही उठ रहा है और जो आप लोग भी कई दिन से उठा रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही के बारे में क्या, वो इतनी पीसीआर कॉल्स की गई, जो चश्मदीद बताते रहे पुलिस को पीसीआर कॉल करके, पर उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सवाल हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा सागर प्रीत से, तो उस पर जवाब दिया कि इंटरनल इंक्वायरी की जा रही है और थोड़ी देर में यहाँ से देखिए एक्यूज को ले जाया जाएगा। आप सुरक्षा देखिए, पूरी जो रोड है रोहिणी कोर्ट के बाहर की, वहां पर आपको सिर्फ खाकी वर्दी में पुलिस वाले नजर आएंगे और थोड़ी देर में इन सारे एक्यूज को लेके जाया जाएगा। देखिए, फिर भी ये बता दें कि कोर्ट में के अंदर इन आरोपियों को नहीं ले जाया गया। कोर्ट के अंदर जो लॉकअप है यहां तक लाया गया और उस लॉकअप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको पेश किया गया। तो अंकित, 4 दिन की कस्टडी मिल गई है और 201 धारा और 120B धारा जोड़ दी गई है एफआईआर में। चलिए, तो और धाराएं बढ़ा दी गई हैं इन आरोपियों के ऊपर। 4 दिन के बाद पुलिस के पास उम्मीद है कि कुछ और जानकारी होगी इस मामले से जुड़ी। लेकिन जैसे सौरभ बता रहे थे, अहम बात यह भी है कि इन्हें सजा मिले, लेकिन उन पुलिस वालों का क्या जिनकी लापरवाही से घंटों तक ये गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर कंझावला के इलाके में घूमती रही। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। कल जैन समुदाय का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। ये प्रदर्शन जैन समुदाय के जो पूजा घर हैं, जो यहाँ पर उनके धार्मिक स्थल हैं, उस पर पर्यटन स्थल उनके आसपास बनाने को लेकर था। एक नहीं, कई राज्यों के इस तरह की प्रदर्शन हो रहे थे। इस पर एनडीटीवी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से बात की। उन्होंने कहा कि जैन समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी सरकार, और मैं जैन समाज को भरोसा दिलाता हूं कि उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। मंत्री जी, जैन समुदाय जिस तरीके से आंदोलनरत है, उनका कहना है कि जो उनके पारसनाथ समेत शिखर जी को जिस तरह से पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, वो नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए हो गया। इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई ऑर्डर, कोई निर्णय जो जैन समुदाय का जो शिखर जी का पवित्र स्थान पर टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई आदेश नहीं है। हर समुदाय का सेंटिमेंट रेस्पेक्ट करना हमारा मोदी सरकार जी का लक्ष्य है। इसलिए मैं जैन समाज जी से अनुरोध करता हूं, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, केंद्र सरकार हो, हम पूरा रेस्पेक्ट करेंगे। कोई भी सेंटिमेंट हट करने का हो, उस पवित्र स्थान को अपवित्र करने का हो, कुछ भी होगा नहीं। हम पूरा विश्वास दिला सकता हूं केंद्र सरकार की ओर से, हम उस स्थान को, पवित्र स्थान बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।